हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दीपक पांचाल आपका दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द उद्यान एकेडमी पर। और आज डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th के सिलेबस का साइंस का पोर्शन। आज हम साइंस की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें आज साइंस का लेक्चर होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि अधिकतर बच्चे साइंस में कहाँ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स में बच्चे कहते हैं कि हम साइंस का पूरा पोर्शन कर आए हैं, फिर भी उनके मार्क्स कम आए हैं। हम आज उन बातों को भी जानेंगे, उन छोटी छोटी बातों को भी जानेंगे जिनकी वजह से बच्चे लिखने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम करते हैं। कहते हैं बच्चे कि हमें ये समझ नहीं आया, कहते हैं हमें ये केमिकल इक्वेशन याद नहीं होती, और कहते हैं कि हमें रटना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि आपको कोई भी इस तरीके की इक्वेशन या कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा जिसे रटना पड़े। मेरी कोशिश आपसे 110% यही रहेगी कि जितनी भी बात आप लोगों को बताई जाए वो बात बिल्कुल आपको कंठस्थ याद हो जाए, कोई भी चीज को लेकर आपको रटना ना पड़े। एक या दो पॉइंट की तो मैं बात कहता नहीं, क्योंकि एक या दो पॉइंट का अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए या उनको समझाने की बात की जाए तो बेटा वो डिस्क्रिप्शन या वो एक्सप्लेनेशन 12th या उससे अपर लेवल की होने की वजह से आपको यहाँ पर सिर्फ उनको रटने के लिए कह दिया जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइंस में किस तरीके से मार्क्स को अच्छे तरीके से गेट करें और कैसे अपनी मैक्सिमम मार्क्स को गेट करने के साथ साथ अपनी रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। और आज की वीडियो से मेरा आप लोगों से वादा है कि साइंस का जैसे आप कंटेंट पढ़ोगे तो आपको इस बात का फर्क फर्स्ट क्लास में दिखाई दे जाएगा कि आपने इस क्लास से क्या सीखा और दूसरी जगह जाकर और कहीं और जाकर उससे आपको क्या सीखने को मिला। बहुत ब्रॉडली बताया जाएगा। और बेटा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक। चलिए देरी ना करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है बेटा, तो क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में जो साइंस का पोर्शन आता है वो 3 पार्ट्स में यूजुअली डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है बायो का, बायोलॉजी बोल सकते हो आप उसको। एक पार्ट होता है केमिस्ट्री का एंड द लास्ट पार्ट इज फिजिक्स। एक दो चैप्टर और होते हैं जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, वो चैप्टर भी इसी में आते हैं, उनको हम बायोलॉजी में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो बेटा इसमें जो साइंस के आपके चैप्टर है, लगभग आपके साइंस के चैप्टर 15 से 16 चैप्टर आपके सिलेबस में है। ओवरऑल साइंस की बुक में 10th में आपके सिलेबस कितने हैं? 15 से 16 चैप्टर आपके हैं। जो ये 15 से 16 चैप्टर्स है, इन 15 से 16 चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है तीनों पोर्शन के अंदर, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। बायो, केम और फिजिक्स में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी के पार्ट में, केमिस्ट्री के पार्ट में और फिजिक्स के पार्ट में। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला जो 1 से लेकर 6-5 तक चैप्टर है, फर्स्ट पोर्शन डिवाइडेड है आपका बायो में। मतलब आप ये कह सकते हैं पार्ट फर्स्ट बोल सकते हैं इसको। ये पार्ट फर्स्ट है, ये वाला पार्ट सेकंड है, ये वाला पार्ट सेकंड है, और बेटा आप कह सकते हो कि ये पार्ट है थर्ड। ये पार्ट कौन सा है? थर्ड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट सेकंड का एक चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस। देखो कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर इसमें पार्ट फर्स्ट की बात करें तो आज पार्ट फर्स्ट की टॉपिक की बात करेंगे और पार्ट फर्स्ट का ही चैप्टर समझेंगे। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये पहला चैप्टर है। इसमें दूसरा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, थर्ड। और बेटा थर्ड चैप्टर है इसमें, थर्ड चैप्टर है आपका इसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोडिसिटी। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल या प्रोडिसिटी। उसके बाद है आपका यहां पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर्स हैं यहाँ पर जिनको हमें स्टडी करना है। ठीक है, 5 चैप्टर, 1 2 3 4 और 5, ये 5 चैप्टर जो आते हैं ये आते हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। और आज जो मैं आपको चैप्टर समझाने जा रहा हूँ पार्ट फर्स्ट का, वो पार्ट फर्स्ट का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपको जो बातें बताई जाएगी उन बातों में आपको ये बात याद रखनी है कि इन चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने किया हुआ है, या द वे ऑफ माई टीचिंग, मेरी टीचिंग के वे में मैंने चैप्टर्स को एक तरीके से ऐसा डिवाइड किया हुआ है जिससे आपको ये साइंस इजी हो जाए। मेरे पास पढ़ने का मुझे ऐसा लगता है कि यही एक बेस्ट एडवांटेज है जिसमें मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर इजी मेथड। मैंने उनको इजी मेथड में इसलिए डिवाइड किया हुआ है। तो जब हम एसिड बेस चैप्टर करेंगे उसका पहले वाले चैप्टर का 50% चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा एसिड बेस में, और जब हम 50% चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर लेंगे तो इस वाले चैप्टर में ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 या 2 क्लास में फिनिश, मुश्किल से 1 या 2 क्लास में। तो बेटा ये वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डन है बात यहाँ तक? आई होप सो आपने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया होगा। मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्या नाम है चैप्टर का? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर का नाम। अगर हम इस बात को समझें, सबसे पहली बात माइंड में ये आती है, व्हाट इज द मीन ऑफ एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? अगर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाए, हमने चैप्टर का नाम देखा और चैप्टर का नाम देखने के बाद किसी ने आपसे यही पूछ लिया स्टार्टिंग में कि व्हाट इज द मीन ऑफ एसिड, एसिड ही क्या है, या व्हाट इज द मीन ऑफ बेस, बेस क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है। इन सभी चीजों के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यान से समझना। एसिड को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया, टाइम टू टाइम, डे टू डे अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया, और क्लासिफाइड करने के बाद देखा गया कि एसिड को जब क्लासिफाई किया गया तो सबसे पहले एसिड को देखा गया कि एसिड का फिजिकल नेचर पे डिफाइन किया गया। देखो, किसी भी चीज को 2 तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो केमिकल नेचर पे या फिर आप फिजिकल नेचर पे। अगर फिजिकल नेचर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आप स्मेल करके बता सकते हैं, आप देखकर बता सकते हैं, आप टच करके बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फिजिकल नेचर में आती है। फिजिकल नेचर में देखकर बताना, टच करके बताना, टेस्ट करके बताना, और हाँ बस इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि ये इस तरीके का है। लेकिन हुआ ये कि अगर हम एसिड की बात करते हैं, पहले देखो फिजिकल नेचर पर किस तरीके से हुआ। अगर मैं फिजिकली नेचर की बात करूं कि फिजिकली आप उसको कैसे बता सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कैसे बता सकते हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमने देखा कि इनका जो टेस्ट होगा वो सोर होगा, यानी कि ये अपने स्वाद में खट्टे होंगे। कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। बस इतनी बात याद रखनी है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही बात है। लेकिन अब इससे ये प्रॉब्लम हुई कि सभी के सभी जो एसिड्स है, कुछ तो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं ये खट्टे हैं, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी तो होंगे जो डेंजरस हो सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, आपके मन में ये क्वेश्चन बिल्कुल सही उठा। तो जो एसिड, जिन एसिड्स के बारे में हमने ये देखा कि जिनको टेस्ट करके हम नहीं बता सकते, उन एसिड्स में हम क्या काम करेंगे कि वो फिजिकल नेचर के बेस पर खट्टे हो गए। लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ एसिड्स ऐसे भी तो होंगे जो जिनको टेस्ट करने के बाद वो उनका नेचर खट्टा ना हो सकता है जान जा सके, हो सकता है हम जल जाए, तो उन्हीं एसिड्स को हमने आइडेंटिफाई किया केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। किसके बेस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने उन एसिड्स की देखी केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने कहा कि इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी तो होगी जिसके बेस पर हम ये देख सकते हैं। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर देखें तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशंस आ जाती है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं हम एसिड को। चलिए अब जरा हम ये देखते हैं कितना ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं ताकि हम एसिड्स को अच्छे तरीके से समझ सकें।
सबसे पहले देखते हैं एसिड्स को जो हमने क्लासिफाइड किया है, वो क्लासिफाइड किया है इनऑर्गेनिक एसिड, या आप बोल सकते हो बेस ऑन सोर्स। हमने पहले क्लासिफाइड किस पर किया, तो आपका आंसर होगा बेस ऑन सोर्स। सोर्स के बेस पर हमने क्लासिफाइड कर लिया किसी भी एसिड को, कि सोर्स के बेस पर जहां से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हम उसे ले सकते हैं, वो बेस ऑन सोर्स में आएगा। इसमें हमने दो कैटेगरी रखी, एक हो जाएगी इनऑर्गेनिक एसिड, एक आ जाएंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स, और दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरी कैटेगरी में कौन से आ जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड। समझ गए बात को। ये वर्ड आपके लिए हो सकता है कि आज आपने पहली बार सुने। मैं आपको बता देता हूं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, क्या नहीं होते, बहुत इजी तरीके से समझते हैं। पहले समझते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि एसिड्स पे तो बाद में आएंगे, पहले हम समझते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे होते हैं, फिर उसी बात को हम ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे एसिड्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बेटा ऐसे होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग नहीं होते, बिल्कुल सही, आपने सही सुना। ऐसे सब्सटेंस, देखो पहले आप क्या काम करो, बातों को समझो, फिर मैं उसको बातों को एक बार डिक्टेट करूंगा, और डिक्टेट करने के बाद फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा। 3 बार आपको ये बात सुनाई देगी, और कम से कम 3 बार, हो सकता है मैक्सिमम भी बोल दूं मैं, कम से कम 3 बार सुनाई देगी, और उसमें आपको अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर कंसंट्रेट करें और समझ ले, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वादा। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे होते हैं बेटा, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उन सब्सटेंस को बोला गया है जो क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस नहीं होते। द सब्सटेंस विच डज नॉट कंटेन्स एनी कार्बन एटम, ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन कंटेनिंग नहीं होते, या जिनके पास कार्बन नहीं होता, उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, विच does not have any carbon atom। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड्स, कुछ भी सब्सटेंस, एक जनरल वर्ड है, सब्सटेंस में सारी बातें आ जाएंगी, जिनके पास कार्बन नहीं होता उनको कार्बनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। बात कर लेते हैं बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे होंगे। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, वेरी गुड, आपने जैसा आंसर दिया कि विच डज नॉट हैव एनी, विच हैव एनी कार्बन, या विच हैव at least 1 कार्बन एटम। ऐसे सब्सटेंस जो कम से कम एक कार्बन एटम रखते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये बात क्लियर हो गई। वैसे ही इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, ऐसे एसिड्स जिनके पास कोई भी कार्बन एटम नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए जरा, वेरी गुड, उनको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक एसिड्स। उनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। बहुत अच्छे। तो ऐसे एसिड्स, अगर हम बात कर रहे हैं किनकी, इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, विच सच टाइप ऑफ एसिड, मैं लिख देता हूं ये बात, सच टाइप्स ऑफ एसिड्स which does not have any carbon atom, ऐसे एसिड्स जो क्या काम करते हैं, कार्बन नहीं कंटेन करके रखते। और दूसरा, इन एसिड्स को मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। these are also known as mineral acids। मिनरल एसिड्स, ध्यान से समझना, ये वाली बात कई बार पूछी गई है कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। देखो, आज आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। इनऑर्गेनिक एसिड्स को ही मिनरल एसिड्स बोलते हैं,
जब इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड बोलते हैं तो जो एसिड्स इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आएंगे वो मिनरल में भी आएंगे। बस मिनरल में एक बात और याद रखनी है कि इन एसिड्स को रॉक्स या अर्थ से प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त बनाया जाता है? रॉक्स या अर्थ से बनाया जाता है। कहां से बनाया जाता है? ध्यान से सुनना, रॉक्स और अर्थ से कुछ चीजें निकाली जाती है और उनको मिक्सअप करके या कुछ चीज बनाकर हम इन एसिड्स को बनाते हैं। ऐसे एसिड्स मिनरल कहलाते हैं। ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे एसिड मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा H2SO4, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा HNO3, एग्जाम्पल में आ जाएगा HCl, एग्जाम्पल में आ जाएगा H2SO3, एग्जाम्पल में आ जाएगा H3NO2, एग्जाम्पल में आ जाएगा H3PO4, एग्जाम्पल में आ जाएगा बेटा H3PO3 और एक्सेट्रा। बहुत सारे एसिड्स आते हैं इसी में। सारे के सारे एसिड्स क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाती हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर है बात यहाँ तक? आई होप सो। इसको एक बार कैप्चर कर लीजिए, मैं पीछे उठ जाता हूँ। ठीक है, कर लिया होगा आपने। क्लियर है बात इतनी? डन है बेटा? चलो आगे देखते हैं। जब हम इसमें आगे हमने देखा, ये तो क्लासिफिकेशन होगी इनऑर्गेनिक की। अब अगर हम ऑर्गेनिक की क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही है कि such type of acids which have at least one carbon atom, such types of acids which have at least which have at least वन कार्बन एटम, जिसके पास कम से कम एक कार्बन एटम होता है, उसको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं एंड दीज एसिड्स गेट, ये कहां से, और या ऑप्टेन लिख लो, वर्ड ऑप्टेन ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्टेन्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये वो वाले एसिड्स होते हैं जिनको हम प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं। जिन एसिड्स को प्लांट या एनिमल से गेट किया जाए, उन एसिड्स को प्यारे बच्चों क्या नाम से जानते हैं? हम उन एसिड्स को नाम से जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड। देखो, ऑर्गेनिक में चीजें प्लांट्स और एनिमल वाली ही चीजें ऑर्गेनिक में आती है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम प्लांट और इसकी बात करें तो उसके अंदर सिर्फ कौन सी आएगी? एनिमल और प्लांट्स आएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में हमने देखा, इसके एग्जांपल में हमने देखा कौन सा? एक नाम है फॉर्मिक एसिड का। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। इसी फॉर्मिक एसिड को मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसी फॉर्मिक एसिड को एथेनोइक एसिड, सॉरी, इसी फॉर्मिक एसिड को एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है CH3COH। CH3COOH। इसे कहां से प्राप्त किया जाता है? तो इसे प्राप्त किया जाता है सुगर केन के प्लांट से। सुगर केन प्लांट से, यानी कि जो गन्ने का प्लांट होता है, जो गन्ने का पौधा होता है, गन्ने का जो पौधा होता है उससे। अगर आपको ये पता है गन्ने का पौधा किस तरीके का होता है, देखा होगा आपने, जिससे जूस निकालते हैं, जूस नहीं पीते जाकर शॉप्स पे, तो जो जूस पिया जाता है वो गन्ने का ही प्लांट होता है। वो बिल्कुल उसी से इसको हम पाते हैं, उसी से ये एसिड्स बनाया जाता है। अगर मैंने बताया तो किस तरीके से, तो छोड़ो उसको। सॉरी, फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड तो एंड्स में पाया जाता है। यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा, इसका नाम होगा एसिटिक एसिड। यहाँ पर तो ये एसिटिक एसिड होगा। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड का नाम होगा मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड ये कहां से प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये चींटियों में होता है, ठीक है, और ये बीज में होता है, मतलब मधुमक्खियों में होता है,
चींटियों में होता है, मधुमक्खियों में होता है, और एक निडल 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 करके प्लांट होते हैं, निडल लाइक प्लांट्स होते हैं। उन प्लांट्स के लीव्स में, उनकी स्टेम्स में, उनके पूरी की पूरी हॉल बॉडी में ये पाया जाता है। ये प्लांट अभी बताऊंगा निडल्स प्लांट किस तरीके के होते हैं बीज में। मतलब जब चींटियां काटती हैं, चींटियों के काटने की वजह से जो वो जलन, इरिटेशन और पेनिट्रेशन जो महसूस होती है, वो इसी एसिड्स की वजह से होती है, इसी एसिड की वजह से होती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा, इसका फॉर्मूला होगा HCOOH। इसका फॉर्मूला क्या होगा, HCOOH होगा इसका फॉर्मूला। यहां तक बात डन है, कोई दिक्कत ना समझने में, आई होप सो होनी नहीं चाहिए। ये हो गया इतना। अब देख लेते हैं बेंजोइक एसिड, देख लेते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा टमाटर में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। देख लेते हैं सिट्रिक एसिड, देख लेते हैं लैक्टिक, देख लेते हैं, चलो लैक्टिक देख लेते हैं, लैक्टिक एसिड देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, दही आपको पता है एनिमल से ही प्राप्त की जाती है, दही आपको पता है एनिमल से ही प्राप्त की जाती है। क्लियर है बात यहां तक। अब इसमें देखो जरा कि लैक्टिक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड हो गया, और अगर लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऐसे ही सिट्रिक एसिड होता है, एक होता है सिट्रिक एसिड होता है। ये बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जिनके पास कार्बन होगा। एक होता है गैस्ट्रिक जूस भी होता है, गैस्ट्रिक जूस भी होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। बस इसमें एक ही एक्सेप्शनल केस है, इसका एक क्या है, मैं यहां पर एक्सेप्शनल लिख देता हूं, एक्सेप्शनल केस है एक ही, इसका एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, जो ये गैस्ट्रिक जूस है, जो ये गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस में मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो HCl का होता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में HCl एसिड होता है, या गैस्ट्रिक जूस को ही HCl हमने यहां पर मान लिया। जब गैस्ट्रिक जूस में HCl हमने यहां पर मान लिया, तो इस HCl को देखो, HCl में कोई भी कार्बन एटम नहीं है, मैंने अभी इनऑर्गेनिक में लिखा है आपको, इसके अंदर कोई भी कार्बन एटम नहीं है, और इसके अंदर कोई भी कार्बन एटम ना होने की वजह से हम इसको इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं रखते, ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं रखते। लेकिन ये एनिमल के स्टमक में बनता है, हम एनिमल्स के स्टमक में ये बनता है, हमारे पेट में ये बनता है। तो हमारा ये क्या होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स से हम इनको प्राप्त करते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स के पेट में बनते हैं, लेकिन इसको हम इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है। तो यहां बस ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसको मैं यहां से काट दूं। डन है यहां तक बात, इतने में कोई दिक्कत, यहां तक कोई। ये देखो एक क्लासिफिकेशन अब हो जाती है हमारी क्लियर। अब दूसरी क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है, ये आई होप सो आपने बिल्कुल देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आती है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अगर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये जो क्लासिफिकेशन हम समझने वाले हैं, इस क्लासिफिकेशन में हम क्या काम करेंगे, इस वाले में अब की बार है बेस ऑन स्ट्रेंथ, बेस ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पर देखेंगे कि एसिड कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, स्ट्रेंथ के बेस पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि एसिड्स दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों वीक एसिड्स, दूसरा हो जाएगा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, वो जल्दी से हम एक बार क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, अगर हम स्ट्रॉन्ग, पहले देख लेते हैं एक छोटे से डेफिनेशन, और उसके बाद हम करेंगे इसको आगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आरहेनियस, जिनका नाम था आरहेनियस, ठीक है। आरहेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया, और अपने इन आरहेनियस के कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या हुआ, आरहेनियस के कॉन्सेप्ट के बेस पर ये हुआ, आरहेनियस ने बताया कि अगर किसी एसिड को, पहले हिंदी में सुनो फिर इंग्लिश में बताता हूं, या इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में सुनो, छोड़ो हिंदी में नहीं। Acid said to be a strong acid or weak acid if it is dissolved in water and give hydrogen ion completely or partially। अगर किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड बोला जा रहा है, तो उसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाए, तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद
उसे क्या देना चाहिए, उसे कंप्लीटली अगर वो हाइड्रोजन आयन देगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर वो पार्शियली हाइड्रोजन आयन देगा तो वो वीक एसिड है। यहां पर दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक बोला जाता है डिसोसिएशन और एक वर्ड बोला जाता है आयनाइजेशन। ठीक है, एक वर्ड बोलता है डिसोसिएशन यानी कि टूट जाता है, और आयनाइजेशन मींस अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका आयनाइजेशन। क्लियर है बात? दोबारा ध्यान से सुनो। इसने कहा, देखो जैसे मैं पहले एक एग्जांपल लिख देता हूं, इसके आर्गेनियस वाले कॉन्सेप्ट बात बताता हूं। मैंने लिखा HCl, HCl को मैंने वाटर में मिलाया, और वाटर में मिलाने के बाद ये अपने आयंस में टूट जाए, तो टूटने के बाद H3O+ या फिर H+ दे दें, तो इसको हम बोलेंगे एसिड। इसकी वजह से देखो, ये दोनों चीज देने की वजह से, या तो ये या ये, एक भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, या तो ये रिलीज करे या ये रिलीज करे, तो इसको एसिड बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, इसको इसकी वजह से बोला जाएगा एसिड, इसको इसकी वजह से बोला जाएगा एसिड। समझ गए? सब्सटेंस या कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज या टू गेट या टू गिव अ प्रोडक्ट या गिव अ आयन हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं। इसको देखो, इस वाले को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, जबकि इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयन, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आयन। तो उसको क्या देना चाहिए, या तो हाइड्रोनियम आयन दे दे या हाइड्रोजन आयन दे दे। हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देने की वजह से इसको क्या बोला गया, एसिड। और यही आरएनएस का कॉन्सेप्ट था। अब लिख लेते हैं आरएनएस, का कॉन्सेप्ट। आरएनएस ने कहा अ कंपाउंड said to be an acid, एक कंपाउंड को एक एसिड तब कहा जाएगा when it dissolve in water to give and dissociate, या आप ऐसे लिख लो, टू गिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन आफ्टर डिसोसिएशन to their ions. ध्यान से समझना। A compound said to be an acid when it dissolved in water to give hydronium or hydrogen ion after dissociation to their ions. अब देखो, ये एसिड जो था, ये HCl जो था, मैंने इसको वाटर में मिलाया, और वाटर में मिलाने के बाद इसने मुझे ये दे दिया, ये क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन अपने डिसोसिएशन के बाद। डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिसोसिएशन का मीनिंग होता है टूटना। यहां लिख सकते हो आयनाइजेशन भी लिख सकते हो, यहां पर ऑब्लिक करके लिख सकते हो, आयनाइजेशन भी लिख सकते हो, आफ्टर आयनाइजेशन टू देयर आयंस या इनटू देयर आयंस, अपने आयंस में या इसको टूटने के बाद अगर कोई भी एसिड, कोई भी सब्सटेंस क्या देता है, क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, उसका बोला जाएगा एसिड। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान के चलो हमने लिखा H2SO4 और हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो प्यारे बच्चों ये देता है H3O+ और H+, और यहाँ पर रिलीज करता है H2SO4-। ये यहाँ पर दोनों रिलीज कर दिए, एक मैंने ऑब्लिक में लिखा है तो कोई सा भी एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, इसको बोला जाएगा एसिड्स। एग्जाम्पल और देख लेते हैं थोड़े से, ताकि हमारी ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और हमें इस बात को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आज के बाद अगर आपसे कोई भी एसिड के बारे में बोलता है कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, बेझिझक होकर आपको बता देना है,
कि ये इस तरीके का है और ये इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। HNO3 की बात कर लेते हैं। H2O हमने इसको डिसोसिएट किया तो इसने H3O प्लस या फिर H प्लस और यहां पर इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। वैसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बस दो बात जाननी है, ये हमने जान लिया क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, इसका बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। याद रखना बात कि जब एसिड डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने के बाद उसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा, उसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा, उस नेगेटिव वाले हिस्से में, उस नेगेटिव वाले हिस्से को कॉन्जुगेट बेस के नाम से जानेंगे। किसके नाम जानेंगे? कॉन्जुगेट बेस। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक और चीज लिख लो, बात यहां पर लिख लेते हैं एक बात और, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बिल्कुल अच्छी बात, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर बात? तो जितने एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक के थे वो सभी के सभी एग्जाम्पल यहाँ क्या हो जाएंगे? वो स्ट्रॉन्ग एसिड के हो जाएंगे। H3PO4 HNO3। क्लियर है बात? ये HNO3 HNO2 H2SO3 एक्सेट्रा। डन। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और मेरा आप लोगों से यही प्रॉमिस है कि जैसे आज का कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आपको वैसे ही बहुत ब्रॉड लेवल का, बहुत अप लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आपको 10th में 0 से लेकर और हीरो लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना दे। मेरा आप लोगों से ये रहेगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू गाइस।